हाय एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने अपने फर्स्ट चैप्टर जो कि था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम में हमने डिस्कस किया था कि फ़ूड क्या होता है, क्यों ज़रूरी है ये फ़ूड और कहाँ कहाँ से हमें फ़ूड मिल जाता है, क्या क्या सोर्सेज हैं। और जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर हमारे चैनल साइंसिस क्विक बाइट्स पर जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वो हमारी सारी वीडियोज़ को वो देख सकते हैं और हमारे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप जाकर वो वीडियोस देखो। अब इस वीडियोस में अगर आपको थोड़ा सा याद हो बच्चों, तो मैंने जिक्र किया था कि जो फूड में होते हैं पर्टिकुलर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं या आपके बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं। हम जानते हैं कि हमारे जो फूड जो हम खाते हैं उनका काम क्या है, रोल क्या है। तो हमारे जो फूड होते हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी को पैथोजेंस या डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, कोई भी जो हमें कट लग जाता है, चोट लग जाती है, उन घावों को भरने के लिए, ग्रोथ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या है, फूड ज़रूरी है। तो ऐसे क्या तत्व हैं जो हमारे फूड जो हमें एनर्जी देते हैं या हमें प्रोटेक्शन देते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स। आप कभी भी लेज खाते हो, कुरकुरा, कोई कुछ भी खाते हो, आप उनके पीछे जो देखते हो तो उनमें इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है ना कि ये कॉर्नफ्लावर से बना है, इसमें इतने स्पाइसेस हैं, ये है वो है। तो इंग्रेडिएंट्स होते क्या है, सामग्री होती क्या है। तो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं वो उनको डिफाइन किया जाता है कि द सब्सटेंसेज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम। किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए जो भी सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है, जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको हम क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि रोटी बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आपको व्हीट फ्लोर चाहिए और पानी चाहिए, दैट्स इट। आपको खीर बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, तो आपको दूध चाहिए, आपको चावल चाहिए, आपको चीनी चाहिए और कोई ड्राई फ्रूट्स चाहिए। तो ये सारे क्या होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं। नाउ what are nutrients? तो the essential components of food which provides energy। अब हमने components लिखा है तो हम provides नहीं लिखेंगे, provide लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो the essential components of food which provide energy and nourishment to our body। तो ऐसे महत्वपूर्ण या ज़रूरी तत्व हमारे भोजन के जो आपको एनर्जी और आपके बॉडी को एनर्जी, ऊर्जा और पोषण देता है, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली हमारे जो फूड में होता है वो 7 नॉर्मली कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज एंड वाटर में बांटते हैं, ठीक है। आपके फूड में ये 7 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और हर किसी का क्या होता है, अपना अपना एक रोल होता है। जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स होते हैं वो एनर्जी गिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपको, आपकी बॉडी को एनर्जी देते हैं। प्रोटीन्स का जो मेन रोल होता है वो आपका बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट होता है, वो आपके बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, आपके बॉडी की ग्रोथ के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, ठीक है। विटामिन्स और मिनरल्स जो होते हैं ये नॉर्मली प्रोटेक्टिव कंपोनेंट होते हैं, ये आपके बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, ये आपको प्रोटेक्शन देते हैं किसी भी डिजीज़ से, उनको क्या करता है, आपको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद रफेज और वाटर जो होता है, मेनली इनका काम एनर्जी देना तो नहीं है, ये एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये जो होते हैं एडिशनल कंपोनेंट होते हैं जो आपके दूसरे कंपोनेंट के बेटरमेंट के लिए, बेटर प्रोसेस के लिए क्या होता है कि उनके बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एडिशनल कंपोनेंट होते हैं जो सपोर्ट करते हैं। नाउ सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, तो नॉर्मली हमने पढ़ा कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है। तो नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट को हम दो प्रकार में बांटते हैं, टाइप्स में बांटते हैं। सबसे पहला होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो नॉर्मली सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहने का मतलब क्या होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। नॉर्मली इनको मोनोसैकेराइड या डाइसैकेराइड वाले होते हैं ये। आप इन चीज़ों के बारे में अगली क्लासेस में पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो नॉर्मली जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको हम शुगर्स कहते हैं और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं और ये वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं।
इनके एग्जाम्पल्स हैं जैसे ग्लूकोज, आप सबने ग्लूकोज सुना होगा, ग्लूकोज का ऐड भी देखते होगे कि ग्लूकोज जो होता है वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। तो बस आपको इससे याद रखना है कि जो ग्लूकोज है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज आपको ग्रेप्स में मिल जाता है, स्वीट कॉर्न से मिल सकता है। इसके बाद लैक्टोज, लैक्टोज आपके मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद सुक्रोज, सुक्रोज आपको शुगर केन या कोई भी बीटरूट में आपके सुक्रोज प्रेजेंट होते हैं, जिनसे चीनी बनाई जाती है, उनमें आपका सुक्रोज होता है। और एक लास्ट टाइप होता है फ्रक्टोज, जो आपके जितने भी फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं, उनमें आपके फ्रक्टोज पाया जाता है, ठीक है। तो आपको बच्चों ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज, ये 4 टाइप के आपके क्या हैं, सिंपल आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनमें से ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट शुगर है। अगर आपको याद हो तो प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है, सब आपने पढ़ा होगा। तो जो प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस करके ये क्या बनाता है, हमारा एक्चुअली ग्लूकोज ही बनाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए क्या कहते हैं, ग्लूकोज को सबसे सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट शुगर माना जाता है। ये चीज़ आप याद रखना, इन चीज़ों के बारे में आप 7th में और भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे बच्चे। फिर आपका आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स कहने का मतलब क्या होता है कि ये जो होते हैं बहुत सारे एक जैसे ही या छोटे छोटे आपके 1 से 2 टाइप के हो सकते हैं या मल्टीपल टाइप्स के सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ही जुड़ जुड़ के क्या बनते हैं, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। तो नॉर्मली कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टूट के सिंपलर फॉर्म में आते हैं और उनके बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब आप समझ गए कि जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को एनर्जी देने के लिए वो पहले उनको सिंपलर फॉर्म में आना पड़ेगा, उनका ब्रेकडाउन होगा और उनके बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो नॉर्मली ये क्या होते हैं, आपके इंसॉल्यूबल होते हैं वाटर में। तो जो स्टार्च होता है आपके प्लांट में, स्टार्च वो आपके क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, जो आपके वीट, मेज, मिलेट्स, पोटैटो, इन सब में क्या होता है आपका पाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी नॉर्मली सीरियल्स होते हैं, अनाज होती हैं, उनमें क्या होता है आपके स्टार्च पाए जाते हैं। एक टाइप का सेलुलोज होता है, जिनको हम सेलुलोज भी एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो आपके ग्रास में पाया जाता है। और नॉर्मली आपके प्लांट सेल में जो भी आपका सेल वॉल वगैरह होता है जो होता है, वो आपके सेलुलोज का बना होता है। तो इन चीज़ों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नॉर्मली जो हमारे जो इंसान होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, इसीलिए हम घास नहीं खा सकते, ठीक है। गाय भैंस भी जो होती हैं वो एक बार में नहीं पचा सकती, तो इसीलिए वो क्या करती हैं, वो जुगाली करती हैं। तो जो सेलुलोज होता है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। अब आता है कि हमारे फूड में स्टार्च या शुगर प्रेजेंट है, इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इनका टेस्ट करने का सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपको स्टार्च का टेस्ट करना है तो आप कोई भी ऐसे सीरियल्स अनाज लो जिनमें हमें जिस फूड प्रोडक्ट में हमें टेस्ट करना है, तो आप फूड प्रोडक्ट को लो, उनका सॉल्यूशन बनाओ, उनको ग्राइंड करके पीस कर उनको वाटर में मिलाकर उनका सॉल्यूशन बनाओ, और उनमें आप एक केमिकल मिलाओ जिनको हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन कहते हैं। ये याद रखना कि कभी भी स्टार्च को टेस्ट करने के लिए आयोडीन सॉल्यूशन यूज किया जाता है। तो नॉर्मली आपको जो आयोडीन सॉल्यूशन होता है ये येलोइश कलर का होता है। तो जब अगर फूड प्रोडक्ट में अगर आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर अगर आपका ब्लू ब्लैक कलर आता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट है। तो अगर आपके फूड में स्टार्च प्रेजेंट होगा तो वो आयोडीन के साथ हमेशा ब्लू ब्लैक कलर देगा, ठीक है बच्चों। इसके बाद शुगर जो होता है, हमने पढ़ा शुगर जो है वो क्या है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करना है तो एक तरह का हम केमिकल रिएजेंट मिलाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन मिलाने पे आपके फूड सैंपल में अगर उनमें शुगर प्रेजेंट होगा, आपके ग्लूकोज या फ्रक्टोज या आपके माल्टोज या कुछ भी प्रेजेंट होगा, तो वो क्या करेगा, ऑरेंज रेड कलर देगा, ठीक है, ऑरेंज रेड कलर देगा। इनमें से एक जो हमने सुक्रोज पढ़ा, जो शुगर कैन वगैरह में होता है, ये जो होता है आपके बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता, और चूँकि ये सिंपल शुगर होते हुए भी क्या करता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करता और कोई कलर नहीं देता। तो ये आपको याद रखना है। तो ये टेस्ट हो गया। तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड्स है। नाउ फैट्स जो होता है, इनका जो ब्रेकडाउन होता है, जब इनका ब्रेकडाउन किया जाता है, इनका डाइजेशन होता है, तो ये क्या करते हैं, आपको लॉट्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये आपको कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इनका जो होता है, इनमें जो आपके अगर मान लो आपके बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपका होता है, तो वो क्या होता है, आपके फैट में कन्वर्टेड होकर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो फैट जो है वो आपके कार्बोहाइड्रेट से भी कन्वर्ट होकर बन सकता है।
इनके जो सोर्सेज होते हैं जहाँ से आपको फैट्स मिलते हैं वो मीट, फिश, ऑयल, नट्स, सीड्स, बटर, घी, चॉकलेट। तो इन सारी चीज़ों में क्या होता है आपके फैट, जिन चीज़ों से आप मोटे हो सकते हो उनमें क्या होता है आपके फैट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद आप रख सकते हो कि मीट, फिश, ऑयल। तो कार्बोहाइड्रेट में जितने भी सीरियल्स हैं, फ्रूट्स हैं, वो आपके उनमें चला जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में, मेनली सीरियल्स। और फैट्स में आपके जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, मिल्क, घी, बटर, उनके साथ साथ मीट, एग, फिश, ये सारे आपके क्या होते हैं फैट्स के, और उनके साथ साथ और जो भी ऑयल वगैरह आप खाते हो। ठीक है, जो फैट होता है वो नॉर्मली जब इनका ब्रेकडाउन करते हैं तो ये छोटे छोटे कंपोनेंट से बने होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो आपका जो फैट होता है वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, तो आप सबने ये टर्म सुना होगा कैलोरी। कैलोरी जो होता है वो एनर्जी का यूनिट होता है कि आपके बॉडी में कितना एनर्जी स्टोर है, आप कितने एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो डेली। ठीक है, तो नॉर्मली जब कहते हैं कि आप जितना फूड से कैलोरी कंज्यूम करते हो उतना अगर आप बर्न नहीं कर पाते, उतना आप यूज नहीं कर पाते, तो आपका बॉडी जो है वो आपके बॉडी में फ़ैट स्टोर होता रहता है और आप मोटे हो जाते हो। तो कहते हैं ना जब मोटे होते तो आज मैंने इतना कैलोरी बर्न किया, मुझे इतना कैलोरी बर्न करना है। ठीक है, तो नॉर्मली जो फैट्स में आप देख सकते हो कि 1 ग्राम में 9 कैलोरीज होती हैं। प्रोटीन के 1 ग्राम में आपके 4 कैलोरी होता है। ठीक है, तो अगर आप 1 ग्राम आप प्रोटीन लेते हो तो आपको 4 कैलोरी मिलता है, और अगर 1 ग्राम आप फैट्स लेते हो तो आपको 9 कैलोरी मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये क्या देख सकते हैं कि जो आपका जो फैट होता है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स के टेस्ट जो आपको अगर टेस्ट करना है तो कैसे करोगे, तो आप फूड सैंपल लोगे जिनमें आपका फैट्स है या नहीं, वो जिनमें आपको पता करना है। तो जब उनको आप पेज पे किसी भी नॉर्मल वाइट पेज पे आप जब रब करोगे तो वो ट्रांसलूसेंट सा मार्क देता है। ठीक है, ट्रांसलूसेंट आप जानते हो जिनसे लाइट जो है पार्शली पास कर पाती हैं, तो वो ट्रांसलूसेंट मार्क रहता है। अगर वो ट्रांसलूसेंट मार्क कुछ समय के बाद भी अगर नहीं जाता रहता है, परसिस्टेंट रहता है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके फूड में जो है फैट प्रेजेंट है। ठीक है बच्चों, नॉर्मली एडल्ट्स को जो है वो 75 ग्राम ऑफ फैट्स एक दिन में चाहिए। ठीक है, इसके बाद तीसरा कंपोनेंट हमारा फूड का आता है प्रोटीन्स, जो नॉर्मली जिनको हम बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड या बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं। ये आपके जैसे हमने पढ़ा कि जो फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से बना हुआ है, तो प्रोटीन जो होता है वो अमीनो एसिड से बने होते हैं। तो नॉर्मली ह्यूमन में 20 टाइप्स के अमीनो एसिड पाए जाते हैं जनरली। इसके बाद इनके जो सोर्सेज होते हैं, ये आपके सोर्सेज को 2 तरीके में बांटा जाता है, वेजिटेबल प्रोटीन्स और एनिमल प्रोटीन्स। ठीक है, तो जो आपको प्लांट से मिलते हैं जैसे कि ग्राउंडनट हो गया, सोयाबीन हो गया, या पल्सेज वगैरह, जो भी आप दाल वगैरह खाते हो उन सब में आपका प्रोटीन्स होता है। ठीक है, तो आपकी मम्मी वगैरह भी कहते हैं दाल पिया करो, इनमें प्रोटीन्स होता है ना। इसके बाद एनिमल प्रोटीन्स जिनमें आप मीट, अंडे, फिश, मिल्क। तो एक बच्चे ट्रिक सीख लो, कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर अगर आपको कोई भी सोर्सेज का एग्जांपल नहीं आता तो आप मीट, फिश, एग, मिल्क जो है आराम से लिख सकते हो। ठीक है, ये फैट और प्रोटीन के सोर्सेज होते ही होते हैं। इसके बाद इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन क्या हेल्प करता है, तो जो आपके प्रोटीन्स जो हैं ये आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, आप जब डाइजेशन पढ़ोगे 7th क्लास में तो उनमें पढ़ोगे सर्टेन जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं वो एक्चुअली आपके प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। इसके बाद आपके बॉडी ग्रोथ में अगर आपको पता हो तो नॉर्मली जो आपके भैया वगैरह या कोई भी आपके जिम जाते हो तो अब वो प्रोटीन शेक पीते हैं ना, कि प्रोटीन शेक पीने से क्या होता है उनकी बॉडी में डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, मसल्स बनती हैं। तो बच्चों को ऐसा कहा जाता है कि प्रोटीन ज़्यादा देना चाहिए। इसके बाद जो टिश्यू रिपेयर में अगर आपको मान लो कि कोई भी इंजरी होती है तो आपको प्रोटीन लेने को बोला जाता है जिनसे आपके टिश्यू जो है जल्दी हील हो, जल्दी रिपेयर हो। इसके बाद इनका जो एक रोल है बायो कैटलिस्ट, इनके बारे में आप आगे पढ़ोगे। बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं कि आपकी बॉडी में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, आपका खाना पच रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, ये सारे केमिकल बेस्ड होते हैं। तो इनको जो करने में हेल्प करता है वो उनको हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। तो आपके जो प्रोटीन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को करने में मदद करता है, जिनको आप आगे चलकर पढ़ोगे, जिनको हम लोग इंजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स के ये फ़ायदे हैं, ये फंक्शंस करते हैं। तो नॉर्मली एडल्ट्स को 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट चाहिए। ठीक है, तो अपने बॉडी वेट के पर केजी में आपको 1 ग्राम क्या चाहिए,
जैसे आपको आप मान लो कि आपका बॉडी 50 किलोग्राम का है, तो आपको 50 ग्राम क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ठीक है बच्चों, जितने भी ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं या प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं, उनको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि जो चिल्ड्रन है ऑब्वियसली उनमें ग्रोथ होंगी, मसल्स वगैरह बनेंगे, नए नए सेल्स टिश्यूज़ बनेंगे, तो उनमें आपके प्रोटीन चाहिए। और जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनमें आपके जो उनको प्रोटीन इसलिए चाहिए क्योंकि जो उनका इन्फेंट होता है, उनके अंदर जो बेबी है, उनको प्रोटीन्स देंगे जिनसे वो उनके नए सेल्स, नए टिश्यूज़ बनेंगे। और ग्रोइंग चिल्ड्रन में क्या होगा कि आपके मसल्स का, आपके बॉडी जो है आपका साइज बड़ा होता जाता है, तो उनमें ज़्यादा मसल्स का डेवलपमेंट होता है, इसलिए इनको प्रोटीन्स ज़्यादा चाहिए। नाउ प्रोटीन्स का टेस्ट कैसे करते हैं? तो फूड सैंपल लेना है। फूड सैंपल में हम क्या करते हैं कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाते हैं। ये केमिकल्स होते हैं। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मिलाने पे अगर येलो कलर आता है तो हम कहते हैं कि हाँ, ये प्रोटीन जो है इनमें प्रेजेंट है। इसको हम एक तरीके से क्लियरफाई या एक तरीके से कह सकते हो कंफर्म कैसे होते हैं। तो क्या करो कि येलो कलर आने के बाद फूड सैंपल को हम फिर से वॉश करते हैं, और जो फूड सैंपल हमारा नॉर्मल बचता है उनमें हम फिर से अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पे अगर डीप ऑरेंज कलर आता है, वो जो येलो कलर है वो डीप ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, तो अब हम कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ, हमारे फूड सैंपल में जो है प्रोटीन्स प्रेजेंट है। दूसरा तरीका एक होता है कि आप फूड सैंपल में क्या करो कि बायूरेट रिएजेंट कहते हैं हम, एक केमिकल रिएजेंट होता है जिनमें नॉर्मली कॉपर सल्फेट प्रेजेंट होता है। तो अगर फूड में बायूरेट रिएजेंट मिलाने पे अगर आपके पिंक पर्पल कलर आता है, तो हम कहते हैं कि हमारे फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। बच्चों, आपने ये देखा होगा कि आपके खून का कलर जो होता है वो रेड होता है, तो उसके लिए भी एक प्रोटीन जिम्मेदार है जिसको हम लोग कहते हैं हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपके क्या करता है कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। ये क्या करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है। ठीक है, और इसी के वजह से आपका जो ब्लड होता है वो रेड दिखता है। ठीक है बच्चों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर। आपकी बॉडी के अंदर तो बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, लेकिन उनमें से एक जो है इम्पॉर्टेंट आपका हीमोग्लोबिन है। इसके बाद हमें पढ़ना है चौथा, जो हमारा विटामिन्स है। तो नॉर्मली जो विटामिन्स हमने क्या पढ़ा था कि ये प्रोटेक्टिव फूड होता है, आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है और नॉर्मल आपकी बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। नॉर्मली विटामिन्स जो होते हैं इनको लेटर से दिखाया जाता है, क्योंकि तभी इनका जो है केमिकल फॉर्म स्ट्रक्चर वगैरह इतना पता नहीं था, तो शुरू में लोगों ने इनको क्या किया कि लेटर से ही डिनोट करना शुरू किया। विटामिन ए, टाइप बी, सी, डी, ई ऐसे करके। ठीक है, तो विटामिन आपने पढ़ा होगा विटामिन ए, बी, सी। तो दो तरह के विटामिन्स होते हैं, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल। आप जो फैट आपने ऊपर पढ़ा उन्हीं में। तो जो विटामिन्स आपके वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, घुल जाते हैं, उनको हम वाटर सोल्यूबल कहते हैं। तो दो तरह के होते हैं, विटामिन बी एंड सी, ये आपके क्या है, वाटर सोल्यूबल हैं। और नॉर्मली अगर आप समझो तो अगर ये वाटर सोल्यूबल होते हैं तो जो एक्सेस विटामिन अगर आपकी बॉडी में होगा तो वो क्या करेगा कि वाटर जो है उनके साथ डिजॉल्व होकर वो आपके यूरिन के थ्रू क्या हो जाएगा, बॉडी से एक्सक्रीटेड आउट हो जाएगा। एक्सक्रीटेड आउट मीन्स वो बाहर निकल जाएगा, वेस्ट मटेरियल आपका बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक्सेस विटामिन आपका रिलीज हो सकता है, विटामिन बी और विटामिन सी जो वाटर सोल्यूबल है। लेकिन जो फैट सोल्यूबल हैं, जो वाटर में नहीं घुलते हैं, आपके फैट में ही घुलते हैं, जैसे कि इनका एग्जांपल होता है ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो चार हैं ये आपके फैट में सोल्यूबल होते हैं। और अगर ये आपके बॉडी में एक्सेस अमाउंट में आ जाए तो ये आपके एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकता वाटर में, क्योंकि ये यूरिन में आपका वाटर होता है, तो उनमें घुल नहीं सकता। तो ये क्या होता है कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कहते हैं ना कि ना किसी चीज़ का कम और ना किसी चीज़ की अति बढ़िया होती है। तो आपको कोई भी फूड ना तो कम खाना है ना ही ज़्यादा खाना है। ठीक है, जो विटामिन डी होता है एक तरह का विटामिन है जो सबसे कह सकते हो कि बहुत ही अच्छा एक तरीके से, जिनको आप सनलाइट के थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपनी बॉडी में बना सकते हो। तो जो विटामिन डी होता है वो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है सनलाइट के द्वारा। ठीक है, तो कहते हैं ना कि धूप की रोशनी लेनी चाहिए, विटामिन डी बनता है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर आता है डिफिशियंसी डिजीजेज क्या होती हैं। तो नॉर्मली ऐसे डिजीजेज जो आपके किसी भी कंपोनेंट के लो अवेलेबिलिटी की मदद के कारण या उनके एब्सेंस के कारण क्या होता है, एक तरीके से पैदा होता है, उनको हम क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीजेज कहते हैं। कि डिजीजेज दैट अराइजेज, एक्चुअली हमने डिजीजेज लिखा है तो दैट अराइज
ड्यू टू absence और लो अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ फूड इन आवर डाइट। अगर किसी भी कंपोनेंट की कमी या उनके absence की वजह से हमारे बॉडी में जो डिजीज़, जो रोग होते हैं, जो भी एक तरीके से हमारी बॉडी में कमियां, फूड की कमी की वजह से जो हमारी बॉडी में रोग आते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम अलग अलग विटामिन के सोर्सेज पढ़ेंगे, उनका इंपॉर्टेंस क्या और उनकी कमी की वजह से क्या डिजीज़ हो सकती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए के सोर्सेज जो भी होते हैं वो कैरेट होता है, पम्पकिन होता है, पपाया, लीवर, एग योक, मिल्क, ये सारे क्या हैं, आपके विटामिन ए के सोर्सेज हैं। और ऐसा कहते हैं कि जितने भी राइपेंड फ्रूट होते हैं, जो येलो कलर के फ्रूट होते हैं, जैसे आम वगैरह, पपाया वगैरह, इन सब से आपको विटामिन ए मिलता है। इनका जो इंपॉर्टेंस है, ये आपके आइज़ को और स्किन को हेल्दी रखता है। और विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, जिनको हम लोग रतौंधी कहते हैं, आपको डिम लाइट में दिखना बंद हो जाता है। विटामिन बी वन के जो सोर्सेज हैं, आपको सीरियल्स, जितने भी अनाज वगैरह होते हैं वो आप खा सकते हो, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह, ये सब, ओट्स वगैरह खा सकते हो, एग योक खा सकते हो आप, मीट, ईस्ट जो होता है, इन सब का क्या कहते हैं, इन सब से आपको विटामिन बी वन मिलता है। ठीक है, ये जो होता है, इनका इंपॉर्टेंस होता है आपके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, आपके स्किन के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, और आपके नर्वस और डाइजेस्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। नर्वस सिस्टम, आप जानते हो कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है, गर्म चीज़ों को छूते हो तो कैसे रिएक्ट करना है, ठंडे चीज़ों को छूते हो तो कैसे रिएक्ट करना है, ये सारा आपका नर्वस सिस्टम वो करता है, कंट्रोल करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपके फूड को डाइजेस्ट करता है, आपको न्यूट्रिशन देता है। तो विटामिन बी वन की कमी से जो डिजीज़ होती है उनको हम लोग कहते हैं बेरी। और बेरी में नॉर्मली आपका जो है नर्वस सिस्टम जो होता है वो माल फंक्शनिंग होती है उनकी, वो आपके सही से काम नहीं करता, तो आपका जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा किसी स्टिमुलाई को। फिर आता है आपका विटामिन सी। तो आपको सी से याद रखना है, विटामिन सी जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो ऑरेंज हो, इन सब में आपके विटामिन सी पाए जाते हैं। और ये आपके तिथ और जो दांत और मसूड़े होते हैं उनको हेल्दी रखता है। और इनकी कमी की वजह से आपको स्कर्वी होता है, जिनमें आपके गम्स जो है वो ब्लीड करते हैं, आपके गम्स से, मसूड़ों से खून बहता है, और गम्स जो है कमज़ोर हो जाते हैं, वो आपके दांतों को टाइटली होल्ड करके नहीं रह सकता। फिर आपका आता है विटामिन डी। विटामिन डी जो है आपके मिल्क, फिश, चीज़ और कॉड लिवर ऑयल। कॉड जो होता है एक तरह का फिश ही होता है, उनके लिवर से ये ऑयल बनाया जाता है जो विटामिन डी रिच होता है। और ये आपके टीथ और बोन्स को मजबूत रखता है, उनके प्रॉपर फंक्शनिंग और उनके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो विटामिन डी की कमी से आपके रिकेट्स होता है, जो जिनमें आपके हड्डियां जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, और थोड़े से जॉल्ट की वजह से क्या हो सकता है, आपके हड्डियां टूट सकती हैं। और उसके बाद आता है विटामिन ई। विटामिन ई जो है आपके बटर, मिल्क, एग, नट्स वगैरह जो खाते हो, सीरियल्स, इन सब से मिलता है। और ये आपके मसल्स और बोन्स को क्या करता है, मजबूत रखता है। और इनकी कमी की वजह से आपके मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं और कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आ सकता है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके नर्वस सिस्टम से ही क्या होता है, रिलेटेड होता है। फिर आता है आपका विटामिन के। विटामिन के आपके जितने भी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं उनसे आपको मिलता है, और फिश वगैरह से आपके विटामिन के मिलता है। विटामिन के जो है वो आपके बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि विटामिन के जो होता है वो आपके ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। आपके बॉडी में अगर मान लो कभी कट लगता है खून बहता है, तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि वो ब्लड जो है वो जम जाता है, वो क्लॉट हो जाता है, बहना बंद हो जाता है उसी को हम लोग कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो अगर आप विटामिन के की कमी हो जाए तो आपका खून जो है क्लॉट नहीं होगा, रुकना बंद नहीं होगा, वो खून बहता रहेगा। तो ऐसे ही कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमोरेजिक कंडीशन कहते हैं। जो कहते हैं ना ब्रेन हेमरेज या कोई भी हेमरेज होता है, तो उनमें क्या होता है कि ब्लीडिंग आपकी नहीं रुकती। तो इस तरीके से विटामिन खत्म होता है। फिर आता है आपका मिनरल्स, जिनको हम लोग नॉर्मली खनिज कहते हैं। तो आपकी बॉडी के लिए जो है ये भी ज़रूरी है, जैसे आपके आयरन हो गए, कैल्शियम हो गए, फॉस्फोरस हो गए। तो ये जो मिनरल्स होते हैं आपकी बॉडी को मेनली जो है प्रोटेक्शन ही देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं आपको। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जो आयरन सबसे पहला होता है इंपॉर्टेंट, आयरन आपको सीरियल से मिल सकता है, पल्स से, जितनी भी दालें होती हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आपके पालक में आयरन सबसे ज़्यादा होता है, नट्स, ऑयल सीड्स, लीवर, मीट, फिश, एग्स। तो ये सारे सोर्सेज हैं। इनका जो मेन इंपॉर्टेंस है, ये आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए यूज़ होता है। तो हमने हीमोग्लोबिन पढ़ा था ना कि आपके ऑक्सीजन को जो कैरी करके ले जाता है, जिनकी वजह से आपका खून लाल होता है। तो इनके फॉर्मेशन में आयरन का क्या होता है, यूज होता है। अब इनकी कमी की वजह से क्या होगा कि आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो
इनकी कमी की वजह से खून की कमी हो जाती है, जिनको हम लोग कहते हैं एनीमिया। ठीक है बच्चों। फिर आपका आता है दूसरा कैल्शियम। तो आप जानते हो कैल्शियम आपको दूध से मिलता है और जितने भी दूध के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलता है। ये आपके बोन्स और टिथ के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होता है, ये आपके बोन्स और टिथ बनाते हैं। और इनकी कमी की वजह से नॉर्मली रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। और हाइपोकैल्सीमिया एक डिजीज़ होता है जिनमें आपके बोन्स वगैरह जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं। फिर आपका आता है फॉस्फोरस। ये आपके सीरियल्स जो भी अनाज दाल है इन सब से मिल सकता है और दूध से भी मिलता है। और ये आपके जो भी बोन्स वगैरह फॉर्म हुए, कैल्शियम आपके बोन्स बनाने में मदद करता है और बोन्स बने हुए बोन्स के डेवलपमेंट में आपके फॉस्फोरस हेल्प करता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस की कमी की वजह से आपके बॉडी में जो है बोन पेन वगैरह, मस्कुलर एक वगैरह ये पेन वगैरह आपके बॉडी में हो सकता है। फिर आपका जो लास्ट है आयोडीन। तो आयोडीन आपके आयोडाइज सॉल्ट से आपको मिलता है, जो आप कहते हो ना आयोडीन युक्त नमक से आपको मिल सकता है। जितने भी सी फूड्स होते हैं, प्रॉन्स वगैरह जो आप एल्गी वगैरह खाते हो, उनसे आपको आयोडीन मिलता है। ये आपके थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, जो आप बड़ी क्लास में जाओगे तो आपके नेक के पास जो आप एडम्स एप्पल देखते हो वहाँ पे एक थायराइड ग्लैंड होता है। वो क्या करता है, आपके बॉडी के ग्रोथ को क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो उनको रेगुलेट करता है कौन, आयोडीन। तो अगर आयोडीन की कमी से क्या होता है कि ग्वाइटर हो जाता है। जब आप पे क्या होता है कि आपके आप देखा हो घेंगा कहते हैं, जो आपका जो थायराइड ग्लैंड होता है वो इनलार्ज हो जाता है, ठीक है। तो ये मिनरल्स थे। और नॉर्मली जो चिल्ड्रन होते हैं उनको कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि तभी बोन्स जो है डेवलप हो रहे होते हैं। और जितने भी बुज़ुर्ग लोग होते हैं और बच्चे होते हैं उनको आयरन, कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़्यादा चाहिए होता है, ठीक है। फिर दो हमें अब बच गए, दो जो नॉर्मली एडिशनल चाहिए होते हैं, रफेज। तो छठा जो रफेज होता है, इनको नॉर्मली डाइटरी फाइबर्स कहते हैं और ये आपके फूड में बल्क ऐड करता है। नॉर्मली आपके फूड में बोवेल जो होता है उनके मूवमेंट में हेल्प करता है। और एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल जो आप खाना खाते हो और उनको एक्सक्रीट करने में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। आपके जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उनको बाइंड करके रखता है और आपको सुबह सुबह वो एक्सक्रीशन में क्या करता है, हेल्प करता है। अगर आपके फूड में प्रॉपर रफेज ना हो तो आपको क्या होता है, आपके जो फूड जो है वो प्रॉपरली एक्सक्रीटेड आउट नहीं होंगे, उनका एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्जियत हो जाती है। तो रफेज जो है आपके कॉन्स्टिपेशन से बचाता है और जितने भी हार्ट डिसऑर्डर होते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो ऐसा अभी रिसर्च में पता चला है कि रफेज जो होता है, रफेज की कमी से आपके हार्ट डिसऑर्डर भी होती हैं। तो आप देखते हो जो अब जो नए बिस्किट्स वगैरह आते हैं उनमें मैरीगोल्ड का या कोई भी आता है, मारी का आता है, उनमें अब फाइबर्स डाले जाते हैं। और आप जो देखते हो जो भी व्हीट जो आशीर्वाद वगैरह का आटा आता है उनमें मिक्स्ड फ्लोर यूज किया जाता है, जिनमें आपके चने का दाल और गेहूँ और भी अलग अलग फाइबर्स का यूज किया जाता है, ठीक है। इनके जो सोर्सेज होते हैं आपके होल ग्रेन्स, ठीक है, नट्स, सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल जिनमें स्किन लगी हो। तो कहते हैं ना कि फल वगैरह को नॉर्मली छिलकर नहीं खाना चाहिए, उनके स्किन के साथ उनको खाना चाहिए ताकि उनसे आपको फाइबर्स मिलता है, ठीक है। अब आपका आता है सेवंथ, वाटर आपकी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके बॉडी का जो वेट होता है उनका 70% जो है वो आपके वाटर का ही बना होता है, कंट्रीब्यूशन होता है। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो जो वाटर होता है आपकी बॉडी में फूड, केमिकल्स और गैसेज जितने भी होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है। इसके साथ साथ आपके बॉडी में डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। कहते हैं ना कि खाने के बाद अच्छे से पानी पीना चाहिए तभी खाना पचता है, नहीं तो खाना नहीं पचता। और आपके बॉडी को आपकी बॉडी के जितने भी वेस्ट होते हैं उनको क्या करता है, एक्सक्रीशन में ये हेल्प करता है, रिमूव करता है। इसके साथ साथ आपके जो बॉडी में जो भी बॉडी टेम्परेचर होता है उनको मेंटेन करता है। तो कहते हैं ना कि आपके जो भी पसीना जब चलता है तो आपका बॉडी ठंडा हो जाता है, तो आपके बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में वाटर हेल्प करता है। तो आपको वाटर कहाँ से मिलेगा, तो नॉर्मली जो भी आप फूड वगैरह खाते हो उनसे तो हाफ जो वाटर है आपको मिल जाता है, लेकिन जो नॉर्मली आप जो पानी पीते हो उनसे भी आपकी बॉडी को वाटर मिल जाता है। जो भी फ्रूट्स, जूसेस वगैरह ये सब लेते हो उनसे भी आपको वाटर मिल जाता है, ठीक है। वाटर की डिफिशियंसी की वजह से आपको क्या होता है, आपके डिहाइड्रेशन हो जाता है। आपकी बॉडी में वाटर की जब कमी होगी तो नॉर्मली आपके जो मस्कुलर है उनमें पेन वगैरह होगा, मस्कुलर क्रैम्प्स आ जाएंगी, आपको फैटिगनेस लगेगा, चक्कर वगैरह आने लगेंगे, ठीक है। तो इनकी डिफिशियंसी की वजह से डिहाइड्रेशन होता है।
तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में पढ़ते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अगर हमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रॉपर ना मिले और हमें कैसे डाइट लेने चाहिए, जिनमें कितना कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, इसके आधार पर पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।